रिस्क एंड नॉन सैम्पलिंग रिस्क। डिटेक्शन रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ सैम्पलिंग रिस्क एंड नॉन सैम्पलिंग रिस्क। और ये क्या है कि ऑडिटर के प्रोसीजर्स मटेरियल में स्टेटमेंट डिटेक्ट ना कर सकें। ऑडिटर के प्रोसीजर्स मटेरियल में स्टेटमेंट क्यों नहीं डिटेक्ट कर सकेंगे? सैम्पलिंग रिस्क की वजह से, कि ऑडिटर काम ही सैंपल बेसिस पे करता है। नॉन सैम्पलिंग रिस्क की वजह से टीम एक्सपीरियंस नहीं थी, प्रॉपरली प्लान नहीं किया, सुपरवाइज नहीं किया टीम को, टीम ने एविडेंस था फाइल में, उसको सही तरह से देखा नहीं। आज की तारीख में ऑडिटर इंसान है और इंसान खता का पुतला है। एरर, जिस तरह मैनेजमेंट एरर कर सकती है, ऑडिटर को कोई स्पेस नहीं है, ऑडिटर को भी स्पेस है। एक मुझे चीज बताएं, इज रोम कंट्रोलेबल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर और नॉट? क्या ऑडिटर रोम को कम या ज्यादा कर सकते हैं? रीजन, ये एंटिटी स्पेसिफिक है। एक एंटिटी है ही ऐसे नेचर ऑफ बिजनेस में कि जिधर टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस हो जाती है, तो ये तो इनहेरेंट रिस्क है। ऑडिटर बेचारा इसमें क्या कर सकता है? एक कंपनी के कंट्रोल सही नहीं है, कंट्रोल रिस्क ज्यादा होगा। ऑडिटर का कंट्रोल्स ऑडिटर बनाता है ना, वैसे तो उस हिसाब से तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती नहीं है मैनेजमेंट। कंट्रोल्स के बारे में याद रखिएगा, ऐसे ही मजाक कर रहा था। कंट्रोल्स जो हैं वो मैनेजमेंट बनाते हैं। कंट्रोल्स की डेफिनेशन याद है? पॉलिसी, प्रोसीजर, जो मैनेजमेंट TCWG एम्प्लॉयज वगैरह बनाते हैं। तो बात थोड़ी बहुत समझ में आ गई। अच्छा, रोम जो है वो, एक चीज याद रखिएगा, रोम 2 लेवल्स पर एग्जिस्ट करता है। कौन से 2 लेवल्स हैं? FS लेवल, असर्शन लेवल। FS लेवल रोम और असर्शन लेवल रोम में फ़र्क क्या है? अच्छा, मैंने एक दफ़ा टेस्ट में ना, बता दूं आप लोगों की इजाज़त से, कौन सा नाम ले रहा हूँ बता देता हूँ। एक दफ़ा टेस्ट में मैंने पूछा रोम एट FS लेवल और असर्शन लेवल का डिफरेंस बताएं। अभी भी वो मॉक कुछ लोगों का मेरे पास गाड़ी में पड़ा हुआ है। उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिखा डिफरेंस, रिस्पॉन्स जो रोम एट FS लेवल होता है ना, उसका रिस्पॉन्स होता है ओवरऑल रिस्पॉन्स। जो रोम एट असर्शन लेवल होता है उसका रिस्पॉन्स होता है स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। तालियां बजाने का दिल कर रहे? नहीं, गलती हो जाती है, हमने इसमें गलती में कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ से सीख जाएं। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। बड़ा अच्छा फ़र्क था, बहुत सोफिस्टिकेटेड था, लेकिन पहले ये तो बता दें कि रोम एट FS लेवल और असर्शन लेवल होता क्या है। अब यहाँ पर ज़रा बारीकी समझ लीजिएगा। मेरे पता नहीं क्यों मेरी छठी इस कह रही है, ये सवाल आएगा कि, और सवाल क्या होगा मेरे ख्याल में, क्वेश्चन नंबर 8 या क्वेश्चन नंबर 5, उसमें एक 1 लाइनर होगा या शायद 1.5 लाइन का हो। डिस्टिंग्विश बिटवीन रोम एट FS लेवल एंड रोम एट असर्शन लेवल, ये सवाल आ सकता है। ऑल्सो गिव 1 एग्जाम्पल। अच्छा, आप लोग नोट भी कर रहे हैं, ठीक है। चलें, इस सेशन की तो वैसे भी हमने रिकॉर्डिंग तो पब्लिक नहीं करनी ना, तो ठीक है, लिख लें। इसका सर आंसर जब आप लिखेंगे ना रोम एट FS लेवल, तो एग्जामिनर आपके आंसर में क्या वर्ड्स देखना चाह रहा होगा? वो देखना चाह रहा होगा कि ऐसा फैक्टर जो मल्टीपल असर्शंस, ये जो मल्टीपल असर्शंस है ना, इधर जरा, बल्कि इधर लिखा होगा, हाँ, रिस्क रिलेटेड टू FS परवेसिवली। ये जो FS परवेसिवली है ना, मतलब मल्टीपल असर्शंस को इंपैक्ट कर रहा हो, वो है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मैनेजमेंट इनकॉम्पिटेंट है, डिसऑनेस्ट है, तो आप नहीं बता सकते कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन गलत करेगी, PPE की कंप्लीट रिकॉर्डिंग नहीं करेगी, लायबिलिटीज ऐसी रिकॉर्ड कर लेगी जो एग्जिस्ट नहीं करती। बात समझ में आ रही है? तो देयर कुड बी मटेरियल मिसस्टेटमेंट एनीवेयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और जब आपको रोम एट असर्शन लेवल लिखना होगा, तो ये जो मैंने बोल्ड किया हुआ है ना, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव असर्शन, ये आपने लिखना है। बहुत से स्टूडेंट्स ने मिस्टेक क्या की थी उस टेस्ट में, उन्होंने लिखा डिफरेंट अकाउंट्स को इंपैक्ट करता है। डिफरेंट अकाउंट्स नहीं, असर्शन, स्पेसिफिक असर्शन। उन्होंने कहा स्पेसिफिक अकाउंट, मैंने उसको गलत कर दिया था। मैंने नहीं गलत किया, है ही गलत कॉन्सेप्ट। स्पेसिफिक आपने क्या लिखना है, असर्शन या ऑब्जेक्टिव। ये जो बोल्ड में लिखा हुआ है, इससे आपने, इसके बगैर अगर आप आंसर लिखते हैं नंबर नहीं मिलने। अच्छा, इसके अलावा इधर 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क
की गाइडेंस बेसिकली आपको आइजा 210 में वैसे हम तफसील से पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क किस तरीके से सिलेक्ट होता है। इस टाइम हम पेज नंबर 6 में हैं, अदर कॉन्सेप्ट्स में पहली हेडिंग पहला ब्लॉक कवर करें एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जिसको अभी हमने AFRFW भी कवर किया था। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दो तरह की हो सकती हैं, कैसे बेसिकली चूज करना होता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में एक कंपनी लॉ के अंदर ना कंपनीज एक्ट 2017 में एक थर्ड स्केड्यूल टू द कंपनीज एक्ट है। शुरू में मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप में गलती से फॉरवर्ड हो गया था, उसमें डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपनीज गिवन थी, वो आप लोगों ने पढ़ लिया था क्योंकि, और फिर हर क्लास ऑफ कंपनी के आगे लिखा हुआ था। फॉर एग्जांपल जो आपकी लिस्टेड कंपनीज थी उनके लिए क्या कहा हुआ था, IFRS एंड फोर्थ स्केड्यूल टू द कंपनीज एक्ट। स्मॉल साइज कंपनीज के लिए कहा IFRS फॉर स्मॉल, वो मीडियम साइज कंपनीज के लिए फॉर एग्जांपल क्या कहा, IFRS फॉर SMEs एंड फिफ्थ स्केड्यूल मेरे ख्याल में। तो जैसे जैसे कंपनी की क्लास बदल रही थी उसका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बदल रहा था। सही हो गई बात। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दो तरह के हैं, एक होता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और एक होता है कंप्लायंस फ्रेमवर्क। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क कौन सा होता है, जिसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अंदर लिखा हुआ हो। आपने IFRS के बारे में सुना हुआ है? हर IFRS का आप देख रहे होते हैं एंड हो रहा होता है डिस्क्लोजर्स पे। IFRS में ना एक IAS 1 भी शामिल है। क्या IAS 1 को IFRS कहना मुनासिब है? हाँ जी, क्या फिर कंक्लूड हुआ था? क्यों, लॉजिक? नहीं, मैं सवाल रिपीट करता हूँ। IAS 1 को मैंने IFRS बोल दी है, कोई एतराज तो नहीं है आप लोगों को? क्योंकि IFRS की जो डेफिनेशन है वो IAS को भी इंक्लूड करती है। IFRS की डेफिनेशन अगर आपको कभी पढ़ने का इत्तेफाक हो तो बड़ी अजीब सी डेफिनेशन है। IFRS इज इक्वल टू IFRS प्लस IAS प्लस IFRIC प्लस SICs। तो उसमें कुछ 4 कैटेगरीज हैं आपके पास जो IFRS की डेफिनेशन में फॉल करती हैं। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ ठीक आप लोगों का कॉन्सेप्ट है कि IAS 1 को IFRS कहना, मतलब मैं कह रहा था सिर्फ IFRS को IFRS नहीं कहना, IAS को भी IFRS कह सकते हैं, SICs को भी IFRS कह सकते हैं, IFRICs भी IFRS की डेफिनेशन में फॉल करती हैं। अच्छा, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में ये जो IFRS है ना, इसका IAS 1 में एक बात लिखी हुई है कि भाई ये तो मैंने डिस्क्लोजर्स हर स्टैंडर्ड में बता दी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ये आप लोगों से शायद अगर पेपर में ना टेस्ट हुई ना, तो मेरे ख्याल में मैं आपको एक रीज़नेबल जजमेंट के साथ कह रहा हूँ, ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा सवाल। ये रिसेंटली मुझे किसी ने बताया कि उससे पूछा गया। तो IAS 1 में एक बात लिखी हुई है कि ये जो डिस्क्लोजर्स डिफरेंट IAS में IFRS में बताए हुए हैं, ये तो आपने इंक्लूड करने ही है, लेकिन अगर आप समझते हैं ना कि इसके अलावा भी कोई डिस्क्लोजर ज़रूरी है ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसलीडिंग ना हो, तो अगर वो IFRS में एक्सप्लिसिटली उसकी बात नहीं भी की हुई तो आप फिर भी वो डिस्क्लोज कर दें, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या दे रही हो, ट्रू एंड फेयर व्यू। तो जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के तहत बनाते हैं ना, तो ऑडिटर कहते हैं ये इस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक भी बनाई गई हैं, प्लस इसमें ट्रू एंड फेयर व्यू भी ये दे रही हैं। दूसरा टाइप ऑफ फ्रेमवर्क क्या है, कंप्लायंस फ्रेमवर्क, जैसे टैक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अगर इस तरह का कोई फ्रेमवर्क है तो उसमें बस आपने नाक की सीध में चलना है, जो फ्रेमवर्क ने कहा खाली वही डिस्क्लोज करना है। तो जब जो फ्रेमवर्क ने कहा खाली वही डिस्क्लोज करना है, तो अगर आप कंप्लायंस फ्रेमवर्क के तहत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी हुई है ना, तो जब आप उसका ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे आप उसमें नहीं मेंशन करेंगे ट्रू एंड फेयर व्यू, आप कहेंगे बस ये इस फ्रेमवर्क के मुताबिक बनी है। नहीं, ऑडिट अगर किसी फॉर एग्जांपल किसी मुल्क में जो फ्रेमवर्क है वो इस तरह का है कि वो कंप्लायंस फ्रेमवर्क की डेफिनेशन में फॉल करे, तो फिर उसमें वो ट्रू एंड फेयर व्यू का वर्ड नहीं देंगे, फिर वो कहेंगे ये इसके मुताबिक बनी है। मतलब अभी फॉर एग्जांपल अगर आप हमारी जो लोकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो उठाएं ना, तो वो कहते हैं कि दीज हैव बीन प्रिपेयर्ड इन आवर ओपिनियन, दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद अप्रूव्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान एंड गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। क्योंकि हम IFRS फॉलो करें ना, तो IFRS में वो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है। ठीक होगी बात।
दूसरी बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो किस्म की होती हैं, एक जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जिसके वाइड रेंज ऑफ यूजर्स होते हैं, जैसे जो पब्लिकली अवेलेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जनरल पर्पस होती हैं, और कुछ स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जिसके स्पेसिफिक यूजर्स हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी एक कंपनी है इधर और उसकी जो होल्डिंग कंपनी है वो किसी और मुल्क में है, तो वो आपसे कह रही है उस मुल्क का फ्रेमवर्क डिफरेंट है, तो आप उसके लिए एक स्पेशल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं सिर्फ उस कंपनी होल्डिंग कंपनी के लिए, तो वो क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगी स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा सर, यहाँ पर हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कनेक्ट किया था वो कॉन्सेप्ट डिस्कनेक्ट हुआ था आयजा 200 से। यहाँ पे हमने ऑडिट रिस्क की बात की है, ये ऑडिट रिस्क सबको क्लियर है। यहाँ पर ना एक मसला रह गया, लेकिन वो मसला क्या है कि ऑडिट रिस्क जब आपने असेस कर लिया तो ऑडिट रिस्क के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है, यहां तक तो हमने बात कर ली। आपकी इजाजत से अगर मैं इस इक्वेशन को यूं रीअरेंज कर दूं मैथ्स के असूलों के एन मुताबिक, तो कोई एतराज? मैंने कहा इसको कम करना है, हो सके तो जीरो नहीं कर सकते, चाह के भी जीरो नहीं कर सकते। रोम आप लोगों ने कहा है कि ऑडिटर के बस की बात नहीं है इसको कम या ज्यादा करना। डिटेक्शन रिस्क ऑडिटर के बस की बात है, किसी हद तक है। तो डिटेक्शन रिस्क ऑडिटर ज्यादा अफोर्ड कर सकता है या कम अफोर्ड कर सकता है, इसका फैसला किस तरह होगा? रोम पे। इसके लिए पता होना चाहिए कि रोम हाई है या लो है, तो वो कैसे पता लगेगा? वो पता लगेगा आइजा 315 से। आइजा 315 का नाम क्या है? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रोम थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। अच्छा, अब इसमें कुछ सवाल हैं। अच्छा, ये भी वही बात है, किसी ने सोचा भी नहीं था, ये पिछले अटेम्प्ट में टेस्ट हुआ, इसका यह मतलब नहीं है इस दफ़ा नहीं टेस्ट हो सकता। पिछली अटेम्प्ट में ये टेस्ट हुआ कि जी क्या अंडरस्टैंड करना है एंटिटी के बारे में, उसके एनवायरनमेंट के बारे में, क्योंकि आप अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे ना एंटिटी की, एनवायरनमेंट की, तो वो आपको इस काबिल बना देगी कि आप बता सकेंगे कि यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इस लाइन आइटम में ये रिस्क है। फॉर एग्जांपल के इन्वेंट्री में ओवर वैल्यूएशन का रिस्क है, पीपीई में कंप्लीटनेस का रिस्क है कि कंप्लीट ना हो, पीपीई में एग्जिस्टेंस का फॉर एग्जांपल रिस्क है, बैड डेट्स रिसीवेबल्स की वैल्यूएशन का रिस्क है कि वो रिकवरेबल शायद ना हो। इस तरह आपने क्या लिया? जब अंडरस्टैंडिंग ली एंटिटी एनवायरनमेंट की तो आपको उससे ये चीज़ पता लग गई। तो अब ये बहुत ब्रॉड सी चीज़ है कि अंडरस्टैंड कर लो एंटिटी को, एनवायरनमेंट को, तो आपको रिस्क का पता लग जाएगा। तो आइजा ने स्पेसिफिक गाइडेंस दी कि आपने क्या एस्पेक्ट्स अंडरस्टैंड करने हैं, तो उसने कहा इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड कर लो, रेलेवेंट रेगुलेटरी एक्सटर्नल फैक्टर्स को अंडरस्टैंड कर लो, नेचर ऑफ द एंटिटी को अंडरस्टैंड कर लो, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में कोई तब्दीलियाँ आ रही हैं, क्योंकि तब्दीली होती है ना तो मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा होती हैं। IFRS 9, IFRS 16, IFRS 15, 9 पे तो अभी तक कंपनीज को, ये मैं रियल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, अभी तक वक्ता पड़ा हुआ है, नहीं समझ में आ रहा किस तरह से अप्लाई करना है। जिन लोगों ने एग्जेम्पशंस ली हुई थी, जिन कंपनीज ने, उन पे अब जब आ रहा है कि उन्होंने अप्लाई करना है तो वो उनको एक प्रॉब्लम फेस करें, तो गलती के चांसेस ज़्यादा हैं। क्या हुआ? अच्छा, ये कंपनीज की वजह से आपको महसूस हुआ है? अच्छा, आई एम सॉरी, नहीं समझ आ रही। अच्छा, IFRS 9 नहीं, ओह अच्छा, सही, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजीज एंड बिजनेस रिस्क। ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजीज एंड बिजनेस रिस्क, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी की स्ट्रेटजीज, कंपनी के बिजनेसेस मैं समझ लूँ। अच्छा, ये भी पिछली अटेम्प्ट में टेस्ट हुआ, उसने एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दिया और पूछा इसमें से बिजनेस रिस्क बताओ। मुझे कोई बता सकता है बिजनेस रिस्क क्या होता है? मैं आपको एक छोटा सा सिनेरियो दे देता हूँ। एक कंपनी है जो, और आपने नहीं बताना, एक कंपनी है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में इन्वॉल्व्ड है। मुझे ये बता दें कि इस सिचुएशन में बिजनेस रिस्क क्या है और ऑडिट रिस्क क्या है?
नहीं नहीं बताने तो नहीं। जैसा अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली बहुत बात कर दी है, लेकिन कोई गवर्नमेंट पॉलिसी दिया क्या इस पे तालियां बजाएं। ये इन्होंने बड़ा अच्छे एक और तरफ लिंक किया कि भाई जिस तरह इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस आ गई तो बिजनेस के लिए प्रॉब्लम है ना, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी भी इशू बन सकता है। कुछ कंपनीज को अपनी प्रोडक्शन हॉल्ट करनी पड़ी है, स्टॉप करनी पड़ी है। ऐसे काफी सारे इंस्टेंसेस हैं उन पे इम्पैक्ट। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, ऑडिट रिस्क क्या है, लिखेंगे क्या? गलत कह रही हैं ये? देर नहीं, आपने नहीं बताना मिस हेबा। ऑडिट रिस्क कोई है, हो सकता है कोई हो ही ना। वैसे ऑडिट रिस्क आपको मेरा तो पता ही है ना, होगा। लिखेंगे क्या? ड्राफ्टिंग नहीं उमेर नहीं, ऐसे नहीं। अशनास पूछ लूं अगर इजाजत हो तो, अगर आप मना करेंगे मैं नहीं पूछूंगा। अभी पहला सवाल ये, आप उनको कह रहे हैं मना कर दें। सर मैं आपसे पूछ रहा हूं, पूछ लूं या नहीं? देखें ऑनलाइन भी जा रहा है, उमेर बता दें। चलिए आप बता दें। ठीक है, एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन और एक्सचेंज रेट आपने सही नहीं यूज किया तो इन्वेंट्री ओवर मिसस्टेट हो गई। उसके अलावा सर जो आपके पेबल्स हैं वो भी ओवर अंडरस्टेट हो सकते हैं ना, अगर आपने उनको क्लोजिंग रेट पर रीट्रांसलेट नहीं किया। IAS 21 आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं। IAS 21 एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशंस, एक उसमें बड़ा मुश्किल सा वर्ड है, मैं घबराते हुए इस्तेमाल करने लगा हूँ। मॉनेटरी बैलेंसेस जैसे पेबल, रिसीवेबल, ये मॉनेटरी बैलेंसेस नहीं होते, लेकिन रिसीवेबल पेबल मॉनेटरी नहीं होते। हाँ वो मॉनेटरी। फिक्स्ड एसेट्स जो है वो पीपी मॉनेटरी होता है, वो भी नहीं मॉनेटरी। अच्छा हाँ, क्या रूल अप्लाई कर रही हैं? कंट्रोल तो रिसीवेबल और पेबल, क्योंकि वो एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन होगी तो कंट्रोलेबल नहीं होंगे, ये कहना चाह रहे हैं। तो इस वजह से वो मॉनेटरी नहीं है। तमाम एसेट्स मॉनेटरी होती हैं जिनकी कैरिंग वैल्यू तो पीपी। मैंने मैंने एक पीपी जो है वो परचेज की है USA से। अब आप तो वैसे कहेंगे कर ही नहीं सकते, इंपोर्ट्स बैन है। पीपी तो होता ही नहीं है, पेबल और रिसीवेबल। अच्छा, पीपी का क्या करेंगे? वो लॉक हो जाएगा, उसको नहीं रीट्रांसलेट करेंगे। तो पीपी मॉनेटरी नहीं है, रिसीवेबल पेबल मॉनेटरी है। क्लैपिंग, वेरी गुड। रिसीवेबल पेबल सर मॉनेटरी बैलेंसेस हैं, ये मैंने भी पढ़ाया था। मतलब अकाउंटिंग को तो छोड़ दें, मैंने भी पढ़ाया था। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स में माशाल्लाह जवाब दे रही होंगी ना, सही सही, माशाल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद वेरी गुड। कौन जवाब दे रहे? हाँ, वेरी गुड मिस राफिया, आई अप्रिशिएट इट। नंबर 5, परफॉर्मेंस मेजरमेंट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। मैनेजमेंट का बोनस प्रॉफिट पे डिपेंडेंट है, तो रिस्क हो सकता है कि प्रॉफिट को मैनिपुलेट किया जाए। इंटरनल कंट्रोल्स के 5 इंटरनल कंट्रोल्स को भी अंडरस्टैंड करना होता है। ये जो पहले 5 कंपोनेंट्स है ना, वैसे ये इनहेरेंट रिस्क के ऊपर रोम समझ रही है ना, और रोम के 2 कंपोनेंट्स है, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क। पहले 5 इनहेरेंट रिस्क के असेसमेंट में हेल्प करती हैं, और ये जो इंटरनल कंट्रोल्स है इसको अंडरस्टैंड जब आप करते हैं तो आपको किसी हद तक कंट्रोल रिस्क का पता लग जाता है। ऐसे ही है ना, जो पहले 5 कंपोनेंट्स हैं ना
उनको अंडरस्टैंड करते हैं तो इनहेरेंट रिस्क का पता लगता है, क्योंकि वो सारे नत्थी हुए हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ चीजें। जो इंटरनल कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करते हैं तो वो कंट्रोल रिस्क का पता लगता है। आप कर क्या रहे थे, ये अंडरस्टैंडिंग लेकर आइडेंटिफाई असेस क्या करना चाह रहे थे? रोम नहीं समझ आ रही? अच्छा, तो ये अब जरा समझिएगा, ये सवाल था क्या समझना है, व्हाट टू अंडरस्टैंड। अगला सवाल क्या है, कैसे। तो पहला है क्या, दूसरा है कैसे। और कैसे का जवाब है, बहुत दफा आप लोगों से कुछ 600 दफा पूछा था, इंक्वायरीज, जरा बोले ऊंचा ऊंचा। नहीं देख के, अच्छा देख के बोल, मैंने ये लोग देखे बगैर बोल रहे हैं। दूसरे पे तो नहीं चले गए? हाँ नहीं ठीक है, एक्सीलेंट, वेरी वेल डन, इन्होंने बिल्कुल सही बताया है। इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, इंस्पेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। अच्छा, और याद है मैं कहता था रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स पे रुकना नहीं है, और आप लोग माशाल्लाह ये देख लें, ये भी मेरी क्लास में होते हैं, ये वो रुके नहीं हैं, उन्होंने आगे रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी बताई हैं। एक्सेलेंट, वेरी वेल डन। बचा लें। अच्छा, अगला क्या सवाल है, क्या, कैसे और फिर क्यों समझना है। पहला तो रीजन पता ही है, रोम आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट से। अच्छा, दूसरा भी उसी से लिंक्ड है, जब रिस्क का पता लगेगा तो उसके हिसाब से प्रोसीजर्स करेंगे ना। जहां रिस्क ज्यादा होंगे ज्यादा प्रोसीजर्स, जहां रिस्क कम होंगे कम प्रोसीजर्स, या सारे एरियाज में बराबर लेवल के प्रोसीजर्स कर लूं। आई थिंक रिस्क बेस्ड ऑडिटिंग यही तकाजा करती है कि रिस्क असेसमेंट करके तो देख लें जहां पर ज्यादा रिस्क है ज्यादा प्रोसीजर्स, कम रिस्क है कम प्रोसीजर्स। उसके अलावा तीसरा भी एक पर्पस है, कुछ और जजमेंट्स एक्सरसाइज करने के हवाले से, जैसे कि मटीरियलिटी। रिस्क और मटीरियलिटी का कोई ताल्लुक है? डायरेक्ट या इनवर्स? रिस्क जितना ज्यादा होगा आप उतनी ज्यादा मटीरियलिटी लेवल सेट करेंगे, तो इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इनवर्स। रिस्क जितना ज्यादा होगा मटीरियलिटी लेवल उतना कम रखेंगे, ऐसा ही है ना, ताकि मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स डिटेक्ट हो जाएं। रिवीजन ऑफ आरए, अच्छा ये रिवीजन ऑफ आरए वाला पॉइंट अब आप कहेंगे ऐसे ही लिख दी है, कभी भी नहीं पेपर में, किसी पेपर में टेस्ट नहीं हुआ। सही कह रही हैं, कभी भी नहीं टेस्ट हुआ डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली ये वो पॉइंट है, इसके साथ लिख लें, भूल ना जाना। आरए, रिस्क असेसमेंट, उसमें एब्रीविएशंस, एक आरए होता है रीजनेबल एश्योरेंस वाला भी, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया अब इसमें, लेकिन आप लोगों ने वही, आप लोग सब्र शुक्र का अजर है। आरए इज रिस्क असेसमेंट। अच्छा, मैंने ये क्यों कहा कि ये ऐसे ही आप लोगों ने कहने फजूल का पॉइंट है, क्योंकि ये भूल जाना है, पता नहीं, वो डायरेक्टली नहीं, मतलब कहीं पर कोई सिनेरियो ऐसा होगा जिसमें फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रडिक्टरी एविडेंस है, तो वहां पर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स को रिविजिट करने की जरूरत है ना, अपने प्रोसीजर्स को चेंज करने की जरूरत है, तो ये कहीं पर फिट हो जाता है। तो इसके साथ क्या लिखा है आपने, भूल ना जाना, यही उर्दू में ही लिखे, ठीक है। असर्शंस, सबसे अहम एरिया और सबसे वाइडली मिसअंडरस्टूड एरिया। प्रॉफिट और लॉस की असर्शंस अलग हैं, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की असर्शंस अलग हैं। जैसे रेवेन्यू एक असर्शन है, जैसे कॉस्ट ऑफ सेल्स एक असर्शन है, जैसे पेएबल्स एक असर्शन है। ये तो अकाउंट बैलेंस है, तो ये असर्शंस नहीं है। ये इन्होंने बड़ी प्यारी बात की है, इन्होंने कहा असर्शंस हैं, और गुस्से में थे, असर्शंस हैं लेकिन अकाउंट बैलेंस की, मतलब असर्शंस
आपने मेरा काम आसान कर दिया। assertions are related to account balance, एक अकाउंट बैलेंस के हवाले से दावे, एक क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के हवाले से सॉरी, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन कौन से? अशनास। अगर आज गलत हुआ 500 रुपए चुप करके, रिसीवेबल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन अकाउंट बैलेंस। 500 की डील हो गई है ना, क्या नाम है हंजला, बताना नहीं है। Receivables is an example of an account balance, true or false? Receivable is an example of what, sir? Receivable is, trade receivables is an example of account balance. True, sir. है? True, sir. True. सही है सर। चलें आगे पढ़ते हैं। क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन की ट्रेड रिसीवेबल, सही वो कह रही हैं, उनको पता था। ट्रेड रिसीवेबल इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास ऑफ अकाउंट बैलेंस। रेवेन्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ अकाउंट बैलेंस, ये ट्रू है। 250 रुपए, रेवेन्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन अकाउंट बैलेंस। आपने सही बता दिया पहले, तो ये भी आप सही बता देंगे। फिर क्या है ये? करेक्ट द स्टेटमेंट। दूसरा वो क्लास, ये जैसे क्लास है, एक्सीलेंट। क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, एक्सीलेंट। क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, रेवेन्यू इज एन एग्जांपल ऑफ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, रिसीवेबल इज एन एग्जांपल ऑफ एन अकाउंट बैलेंस। ये रूल क्या है? जो चीज जो ज्यादा सालों में जाती है, जो सर एक ही साल के बराबर खत्म हो जाती है, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। क्या वैसे आपने खूबसूरत तरीके से इसको बयान किया, आई मस्ट अप्रिशिएट इट। मतलब जो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के लाइन आइटम्स हैं वो क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन होंगे, और जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के हैं वो क्या होंगे? अकाउंट बैलेंस। दोनों की असर्शंस काफ़ी सारी मिलती जुलती हैं और कुछ अलग हैं। क्लास ऑफ अकरेंस में याद रखें रूल, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस की पहले कवर कर रहा हूँ। अकरेंस में रूल क्या याद रखेंगे? जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुई हुई हैं, जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुई हुई हैं, जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुई हैं, कहाँ रिकॉर्ड हुई होंगी ट्रांजैक्शंस? लेजर में, टी अकाउंट में। जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुई हैं, क्या वो वाकई अकर हुई या नहीं? क्या वो वाकई अकर हुई या नहीं? और साथ एक और बात 6 दफ़ा अंडरलाइन कराई थी, क्या वो एंटिटी से रिलेटेड है या नहीं? क्या वो एंटिटी से, सब्सिडरी के एक्सपेंसेस मैंने पेरेंट कंपनी ने तो नहीं रिकॉर्ड किए हुए? नहीं समझ आ रही? तो अकरेंस में रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस अकर हुई हो प्लस पर्टेन, क्योंकि अब अगर डेफिनेशन खुदा ना खास्ता उसने पूछ ली ना और आपने ये पर्टेन टू एंटिटी मिस कर दिया, तो अपनी तरफ से आप रिजल्ट के डे तक पूरे मार्क्स इस क्वेश्चन पे लगा रहे होंगे, लेकिन वो थोड़े से मार्क्स कट गए ना। बात समझ में आ रही है? कंप्लीटनेस, ऑल ट्रांजैक्शंस, ये समझे मेरे ना, मेरे हाथ में लेजर है। ऑल ट्रांजैक्शंस दैट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड हैव बीन रिकॉर्डेड। वो तमाम ट्रांजैक्शन जिनको रिकॉर्ड होना चाहिए था, ये चिलर फिक्स्ड एसेट के रिकॉर्ड्स में शामिल होना चाहिए था। ठंड लग रही है? अच्छा, अब मैं चिलर की नहीं मिसाल दूंगा। ये पंखा फिक्स्ड एसेट्स में रिकॉर्ड होना चाहिए था, बेहतरी है। अच्छा, ये जो चिलर है, सॉरी पंखा है, ये रिकॉर्ड होना चाहिए। आप डायरेक्शन देख रहे हैं, पंखे से रिकॉर्ड्स पे आ रहा हूं, तो कंप्लीटनेस के लिए सोर्स से रिकॉर्ड पे। अभी जब अकरेंस की बात कर रहा था, ये जो रिकॉर्ड हुई हुई है, क्या ये अकर हुई या नहीं? तो रिकॉर्ड, जो रिकॉर्डेड अमाउंट्स हैं उससे सोर्स डॉक्यूमेंट्स पे डायरेक्शन उलट होती है अकरेंस और कंप्लीटनेस की। ये कॉन्सेप्ट इसलिए समझा रहा हूं कि ये अब आगे 50,000 जगह दोबारा आएगा तो उसमें घुमा दूंगा, मतलब गुजार दूंगा, बता दूंगा जल्दी से। बात समझ में आ गई? एक्यूरेसी, सही अमाउंट पे रिकॉर्ड होना। इनवॉइस, रसीद में मल्टीप्लिकेशन गलत हुई हुई है, रसीद में मल्टीप्लिकेशन गलत हुआ है, प्लस। रेस्टोरेंट में जाएं, चेक किया करें प्लस माइनस, प्लस माइनस में गलती हो सकती है, इतना फूल प्रूफ ना उनको समझे, और फिर गलती होती भी उनकी फेवर में है। कभी देखे हमारी फेवर में गलती के बहुत रेयर होते हैं,
तो एक्यूरेसी, क्लासिफिकेशन सही अकाउंट में रिकॉर्ड होना, प्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट, एग्रीगेशन डिसएग्रीगेशन मतलब जितनी तफसीलात देनी है वो दी हुई हैं या नहीं, कट ऑफ सही अकाउंटिंग पीरियड में। अच्छा, ये जो कट ऑफ की असर्शन है ना, वैसे तो ये क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में आ रही है, लेकिन अगर आप अकाउंट बैलेंसेस में भी देखेंगे ना, वो कहीं ना कहीं इसको लिंक कर रहा होता है, क्योंकि एक एंट्री जब रेवेन्यू की है तो क्रेडिट अगर रेवेन्यू पे पड़ रहा है तो डेबिट कहाँ पड़ेगा, रिसीवेबल पे, डेटर पे, एंड डेटर इज एन अकाउंट बैलेंस। तो अगर वो इस तरह आ जाए तो आपने घबराना नहीं है, वो लिंक्ड, उनमें एक इनहेरेंट कोरिलेशन है। अच्छा, अकाउंट बैलेंसेस से रिलेटेड असर्शंस क्या है, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, एलोकेशन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। और राइट्स में आपने खुदा के लिए ऑनरशिप नहीं लिखना। मैंने आपको शुरू में सेशन के क्या कहा था, मैं आपको बताता जाऊंगा साथ साथ क्या क्या वर्ड्स हैं जो लिखने हैं, क्या क्या वर्ड्स हैं जो नहीं लिखने। अगर राइट्स को कहीं पर डिफाइन करना आ जाए, सर ऑनरशिप नहीं लिखना, बोलें ऑनरशिप नहीं लिखना, क्या लिखेंगे, कंट्रोल, क्योंकि लीज भी होती है ना, ओन नहीं कर रहे होते, कंट्रोल होता है। आजकल तो आप लोग राइट ऑफ यूज, ये बिल्डिंग किराए पे ली हुई है, बैलेंस शीट में राइट ऑफ यूज एसेट दिखा रहे हैं। अजीबो गरीब काम शुरू हो गया ना, करते हैं या नहीं, सच कह रहा हूं, कुछ मान भी लिया करें, कुछ सही भी बातें बताता हूं। आप लोगों ने IFRS 16 नहीं पढ़ा हुआ, तो उसमें राइट ऑफ यूज एसेट रिकॉर्ड करते हैं ना, तो बैलेंस शीट पे आ गया ना। क्यों रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि कंट्रोल है ना। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स, ये तो आप लोगों को जिंदगी भर नहीं भूलनी चाहिए, स्पेशली जो मेरे साथ रेगुलर बैच में। रीजन बताएं पहले ना भूलने का। मॉक में आया था और कुछ लोगों ने इतना उसको एग्जैक्ट लिखा था, यकीन करें, मैंने बुक मुझे खोलनी पड़ गई, बुक खोली मैंने, एग्जैक्ट कॉमास के साथ, कॉमास तो छोड़ दिया करें, मतलब बिल्कुल ना ऑब्वियस हो रहा होता है, ऐसे लिखें। अब वो फिर होता है कि बिल्कुल सही सही लिखें, नहीं, लेकिन ये भी तो है ना कि पता ना लगे। जिस तरह एक ज़माने में एक स्टूडेंट को टेस्ट दिया, उसने टेस्ट करके ना तस्वीर खींच के मुझे भेजी, और उसमें लिखा हुआ एक पॉइंट के आगे, दिस पॉइंट हैज बीन कवर्ड इन द प्रीवियस चैप्टर। अभी बात यहां पे खत्म नहीं हुई, मैंने उसको ना उस पे ऐसे सर्कल बना के, ओवल बना के, नहीं वो जो ये इस पे आप करते हैं एडिटिंग कर, उसको मैंने वापस भेजा, बड़ी मुश्किल से वो मैंने ओवल बनाया और मैंने उसको वापस भेजा। मैंने कहा यार ये और मैंने लिखा, मैंने कहा सर थोड़ा ख्याल करें। वो आगे से मुझे क्वेश्चन मार्क्स नहीं जैसे भेजती हैं, भेजते क्या हुआ है, क्या मसला है। उसके बाद बस फिर मैंने कहा काफ़ी हो गई है, अब मज़ीद इस बारे में डिस्कस करना मुश्किल होगा। हाँ, मिस आपने क्या लिख दिया था उसके अंदर, लेकिन जो आपने लिखा था ना वो सही लिखा था। अच्छा अच्छा, ये आपने एहतजाज में, एहतजाज रिकॉर्ड कर, सही सही सही, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सही उन्होंने लिखा। इससे पता लगता है कि तैयारी की थी, तो पता था कि भाई ये आउट ऑफ सिलेबस है। अच्छा नहीं नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत बड़े दिल का हूँ। अच्छा, डॉक्यूमेंट नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, कम ऑन, इसमें क्या ऐसी बात है। मैं बल्कि मैं अप्रिशिएट कर रहा था, मैंने कहा पिक कर लिया है भाई, क्योंकि पूरी क्लास में सिर्फ एक आप ही थी जिन्होंने पिक किया था, तो मुझे ये था कि चलें, इसका मतलब है तैयारी की है। अच्छा, वही क्वेश्चन आसान था उसमें, नहीं हाँ कुछ नहीं, तो वो तो उन्होंने बता दिया कि मैंने एहतजाजन नहीं किया, वरना आंसर पता था, ताज़ा ताज़ा। हाँ बिल्कुल, ये सही आप लोग को याद है। कौन सा टॉपिक था? माशाल्लाह, आप लोगों के मेरे साथ रह रहे कि यादाश्त सही होती जा रही है। अल्लाह ताला बस इसी तरह आमद कराता रहे, जब 12 सितंबर को ना चीज़ें याद रहें। अच्छा सर, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स ना मैं इसमें कुछ नहीं समझा सकता। मैं अगर आपको बिल्कुल सच बताऊं ना, याद करने का एक आसान तरीका वैसे ये, जो कुछ आपने आयज़ा में ऊपर पढ़ा होता है ना,
स्टैंडर्ड कहता है इन्हीं को डॉक्यूमेंट कर दो अपने। कहाँ पर डॉक्यूमेंट करते हैं चीज़ें? वर्किंग पेपर्स में। और वर्किंग पेपर्स किस चीज़ के अंदर लगाए जाते हैं? फाइल में, जिसको ऑडिट फाइल कहते हैं। आगे आ जाए सर, पेज नंबर 7 पे। रिस्क असेसमेंट हो गई, पता लग गया कहाँ कहाँ पर प्रॉबेबली मसले हो सकते हैं। रोम आपने 2 लेवल्स पे असेस किया था, एफएस लेवल एंड, तो अगर रोम 2 लेवल्स पर था तो रिस्पॉन्स 1 लेवल पे होना चाहिए। एक होगा एफएस लेवल के रोम को रिस्पॉन्ड करने के लिए क्या होगा? ओवरऑल रिस्पॉन्स। और दूसरे के लिए क्या होगा? असर्शन लेवल रोम के लिए क्या होगा सर? बात सुने, इस तरह मतलब ऐसे एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड करें, इतने मतलब रोए रोए अंदाज में क्यों? है ना, ज़रा ज़्यादा, क्योंकि तो कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं। आज आप लोगों का मतलब जो मोरल होना चाहिए ना, वो होना चाहिए कि वी आर गोइंग टू एस द एग्ज़ाम इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। तो उसके लिए ये कि वो एग्रेसिवली अगर आप रिस्पॉन्ड करेंगे ना, और जितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे उतना बेहतरी होगी। 2 लेवल्स पे रिस्पॉन्स होता है, एक ओवरऑल रिस्पॉन्स, एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। अब पेपर में इस दफ़ा, अच्छा वैसे एक जो सवाल आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा, मेरे ऊपर फिर आप लोग डाल देते हैं, सिलेबस में आपके लिखा हुआ है एक सवाल जो सीए फाइनल्स में वैसे बाकायदगी से टेस्ट हो रहे हैं। इस दफ़ा उन्होंने ना मैंने क्योंकि आप लोगों के लिए सिलेबस की एक एक लाइन पढ़ी है 2 दफ़ा, सिलेबस के शुरू में मतलब क्लासेस के, और फिर एंड में मैंने कहा कोई रह ना गई हो चीज़। तो उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, कितने अच्छे हैं, बता रहे हैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन वो दे सकता है जिसमें क्या हो, वो आपसे पूछे ऑडिट रिस्क और फिर उन्हीं के रिस्पॉन्स, ऑडिट रिस्क और फिर उन्हीं का रिस्पॉन्स। ऐसा क्वेश्चन हमने रेगुलर क्लासेस में लेकिन कभी नहीं किया। बस मॉक में, 2-3 टेस्ट्स में, क्लास में, बस। फिर 4-5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे जिसमें से 4 मैंने करवा दिए थे, एक आप लोगों से कहता रहा कि नहीं कर लें खुदा के लिए, पर आप लोग भी कायम रहे। आज आप देखेंगे फिर वही बात है, आज मैं आपको करवा दूंगा। आपका तो मतलब के साथ है ना वो मेरा शेर, तो अब आपको मैं दोबारा क्या सुनाऊं, वो याद है ना? कौन सा था शेर? उसकी नहीं, उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि ना था, उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि ना था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। हाँ, अहमद फराज का। नहीं समझ आई? हाँ नहीं, ये एक हस्बे हाल था। अच्छा, रिस्पॉन्स एट 2 लेवल्स, 2 लेवल्स पे आपके पास रिस्पॉन्स आएगा सर। एक है ओवरऑल रिस्पॉन्स, एक है स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। मुझे लग रहा है रेहान बताना चाह रहे हैं कि ओवरऑल रिस्पॉन्स क्या होगा, बता दें, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। जी जी। नहीं, ये तो रोम है ना 2 लेवल्स पे, वो तो हमने कर लिया। मैंने यहाँ तक भी आपको बता दिया आपकी आसानी के लिए कि रोम एट एफएस लेवल को रिस्पॉन्ड करेंगे ओवरऑल रिस्पॉन्स से, और रोम एट असर्शन लेवल को रिस्पॉन्ड करेंगे स्पेसिफिक रिस्पॉन्स से। ये कहानी समझ में आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहानी, ये सीन समझ में आ रहा है? मैं पूछ रहा हूँ ओवरऑल रिस्पॉन्स। सिनेरियो में ना और आसान कर देता हूँ। सिनेरियो में बताया गया कंपनी बैंक से लोन नेगोशिएट कर रही है। रोम क्या है? मैं आपको बता देता हूं। रोम ये है कि बैंक मांगेगा फाइनेंशियल्स, तो सही फिट किस्म की फाइनेंशियल्स उनको बना के दो जिसमें स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन शो, इतनी है नहीं फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन शो हो रही हो, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शो हो रही हो। ये मैंने आपको रिस्क बता दी है, रिस्पॉन्स बता दें। पहले मुझे बताएं
ये एफएस लेवल रोम है या असर्शन लेवल रोम है? क्योंकि पहला फैसला इस क्वेश्चन में ये करना पड़ेगा, ये एफएस लेवल रोम है या असर्शन लेवल रोम है। पहुंच गए एफएस लेवल रोम है। सर रिस्पॉन्स एक्सपर्ट असाइन करेंगे, ठीक है, सुपरवीजन करेंगे। वेरी गुड, सर अपने जो टीममेट्स होंगे ये अपना प्रोफेशनल प्रोफेशनल मेंटेन करेंगे थ्रू द एक्सीलेंट एक्सीलेंट। कोई भी एफएस लेवल रोम हो ना, रिस्पॉन्स यही होगा। नहीं समझ आ रही? कोई भी एफएस लेवल रोम हो, रिस्पॉन्स यही होगा। वेरी वेल डन। उसके बाद सर आपके पास क्या आता है? स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। स्पेसिफिक रिस्पॉन्स क्या होते हैं? नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट, प्रोसीजर्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है, ऑडिट प्रोसीजर्स। हंजला, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, क्योंकि मुश्किल एरिया है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, एंड आई एम श्योर कि आप इसको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करेंगे। आप पछता तो नहीं रहे कि क्यों आ गए हैं? आप में से कोई भी स्टूडेंट के मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप लोग बुरा तो नहीं मान रहे? क्योंकि आखिरी जो 2 क्लासेस थी ना, उनमें स्टूडेंट्स नको नक हो गए थे। समझते हैं नको नक होना? उन्होंने कहा सर अब आपने कोई क्वेश्चन हमारे से नहीं करना। तो फिर 2 क्लासेस में ना मैंने एग्जैम्प्ट हो गए थे वो लोग, लेकिन अब वो 2 क्लासेस ख़त्म हो गई हैं। एग्रीड है ना सारे? जहाँ पर आपको लगे कि ये ज़्यादा हो रहा है तो आपने मुझे बता देना कि सर सवालों की ज़रा क्वेश्चंस कम करें। सर अच्छा, किसी और से औरों को भी चांस मिल जाए। सही, हाँ ये भी बात वैसे सही आपने की है। ये इनका है वैसे, लाजवाब कर देते हैं ये वैसे। एक्सीलेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइप एंड टाइप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, मिस इसरा अगर आप बता दें मैं मान जाऊंगा। बताएं बताएं, क्या क्या? ये आपने बोला क्या है? IIOIC, पंजाबी वाला? अच्छा ये कराची से, पंजाबी समझते हैं ना? IIOIC और ARR। आप लोगों ने अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न तो नहीं पढ़ा हुआ? अगर नहीं भी पढ़ा हुआ ना तो अब इतना तो याद रख लें, 3 लफ्ज़ हैं। अच्छा ये स्टैंड क्या करता है? क्या नाम है? अशनास, मुझे ज़रा बताएं। ये इस तरह का अगर पंजाबी में ही लिख आए तो मसला हो जाएगा। हाँ हाँ मुझे पता है, मैंने पूछा ही असर्शंस है, वो सही बता रहे हैं आप लोग। क्यों यार नहीं, इस तरह नहीं करें, इस तरह। अच्छा आप पीछे से मिस गाइड कर रही हैं। सॉरी, एक दफ़ा दोबारा बताती हैं। Inspection, inquiries, observations, accuracy, performance, recalculations. एक्सेलेंट। सिर्फ एक्यूरेसी वाला गलत है, एनालिटिकल प्रोसीजर कोई बात नहीं, लेकिन आपने ज़्यादातर सही बताएं। पेपर में 50 मार्क्स लेने हैं, तो एक्सेलेंट, क्लैपिंग बजाय। और दिल खोल के देखिए, इस तरह नहीं, ये हसद ना उसमें, हाँ, हसद नहीं रिफ्लेक्ट होना चाहिए। मेहनत करें, हसद नहीं। वेरी वेल डन। इंस्पेक्शन, वाह, ऑब्जर्वेशन। ये बता रही हैं फिजिकल क्लास वाले ऑनलाइन वालों कि ये ऑब्जर्वेशन है, ये वेरी गुड, बहुत अच्छा इन्होंने बताया है।
मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, पर्पस जो है ना वो मुश्किल है। मिस जो आपके साथ बैठी हैं, पूछ लूँ जी, पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर अगर आप समझती हो कि नहीं पूछें तो आप कह सकती हैं कि आप कौन होते हैं पूछने वाले। ये बेशक ना कहें, लेकिन ये कह दें कि इनसे लिए थे पैसे। हाँ नहीं वो अब तो, लेकिन बस नहीं, फिर वापस अब नहीं करने हैं, वो हो गया जो ट्रांजैक्शन क्लोज्ड है। अच्छा, चले, ये आपकी फ्रेंड्स हैं ना, ये कह रही हैं जी। एक्सेलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। पर्पस देखे दो हो सकते हैं, कंट्रोल्स इफेक्टिवनेस देखना। सर कोई इशू आ रहा है? नहीं, आई विश टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड, वैसे ताकि रिकॉर्ड हो जाए। सर शुएब जो है वो स्पेसिफिकली इस क्लास की स्मूथ प्रोग्रेशन के लिए, हालांकि ये इनका बिल्कुल भी कोई इसमें था नहीं, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है। सर रुक तो जाएं, तारीफ़ सुनते तो जाएं। मतलब मैंने इनसे एक दफ़ा रिक्वेस्ट की है और उसके बाद फिर रिक्वेस्ट करके ना मैंने कहा नहीं सर आप चले जाएं, पर आई एम रियली ग्रेटफुल सर आपका इसमें जो बल्कि हाँ, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। ऑनलाइन वाले अपने घरों में बेशक बजा लें तालियां। अच्छा जी, पर्पस में कंट्रोल्स इफेक्टिवनेस और डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट। टेस्ट ऑफ कंट्रोल इसको कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? सब्सटैंटिव प्रोसीजर। और आपको पता है ना, लोगों को बड़ों को कंफ्यूजन है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होता है और सब्सटैंटिव प्रोसीजर क्या होता है, लेकिन आप लोगों को अल्लाह का शुक्र है नहीं है कंफ्यूजन। इंस्पेक्ट ऑथराइजेशन इज नॉट अ सब्सटैंटिव प्रोसीजर। तो अगर आपने कोई, इसीलिए वो मैंने ना जो शॉर्टकट्स जिधर आप लोग जाते थे ना, इंशाल्लाह ताला उनसे ज़्यादा अफेक्टिव शॉर्टकट, अगर शॉर्टकट्स ही चाहिए तो उससे ज़्यादा अफेक्टिव लेकिन ठीक शॉर्टकट्स बना दिए हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा, अब आपको उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंस्पेक्ट ऑथराइजेशन इज नॉट अ सब्सटैंटिव प्रोसीजर। सर अगर एक्यूरेसी पे अगर हम कोई प्रोसीजर कर रहे हैं तो सर वो टाइप नहीं आएगा सर? वो किस में नहीं आएगा? टाइप में सर। टाइप में असल में ना ये दोनों मिला के प्रोसीजर बनते हैं। अभी थोड़ी देर में इसको आंसर वैसे हो जाएगा। वो याद है मेरी टेक्निक, ऑडिट प्रोसीजर इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। उसमें A क्या था सर? उसमें C क्या था सर? समझ आ गई? अच्छा सर, इसमें कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए। मैं एक ही बैंक रिकॉन की एग्जांपल या फिक्स्ड एसेट्स की एक इनवॉइस है। आपने ना किसी से फिक्स्ड एसेट खरीदा तो सप्लायर ने इनवॉइस इशू की। इनवॉइस क्या होती है? रसीद। उस पर अमाउंट मेंशन्ड है कि आपने सपोज मशीनरी X खरीदी थी, ठीक है। अब जब ये इनवॉइस रिसीव हुई ना, तो इसमें पेमेंट से पहले किसी ने इसको अप्रूव किया, ठीक है। दो लोगों ने सपोज इसको अप्रूव किया। मैं जब इस रसीद को देख रहा हूं और उसमें ये देख रहा हूं कि क्या देख रहा हूं कि क्या इन कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज के दस्तखत आ रहे हैं या नहीं, क्या इन कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज के दस्तखत आ रहे हैं या नहीं, तो सर ये क्या है? ये मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया। क्योंकि लॉजिक के बगैर आप लोगों ने किधर मानना है? क्योंकि ऑथराइजेशन क्या है? ऑथराइजेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एन इंटरनल कंट्रोल। ऑथराइजेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एन इंटरनल कंट्रोल। अच्छा, मैंने इसी रसीद पर
इसी रसीद पे जब अमाउंट चेक की ना कि अमाउंट ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट से मैच कर रही है, लेजर में इतनी अमाउंट कैपिटलाइज हुई है नहीं, तो अब मैं क्या डिटेक्ट कर रहा हूं? नहीं समझ आ रही। अच्छा, एक ही रसीद है, जब दस्तखत देखे टेस्ट ऑफ कंट्रोल, जब अमाउंट देखी सब्सटेंटिव प्रोसीजर, मतलब जब मटेरियल में स्टेटमेंट डिटेक्ट करता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तो आपके ख्याल में प्रैक्टिकली क्या होता होगा? एक दफ़ा ये रसीद देखता हूँगा और इस हिस्से पे हाथ रख लेता हूँगा और सिर्फ दस्तखत देखता हूँगा, फिर उसको वापस फाइल में लगाता हूँगा, फिर थोड़ी देर बाद फाइल से निकालता हूँगा और फिर अमाउंट मैच करता हूँगा। बहुत ही अजीब सी बात हो गई ना। तो दोनों काम साइमल्टेनियसली कर लेने चाहिए, लेकिन आइजाज ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि बेशक दोनों काम इकट्ठे कर लो। अच्छा, वैसे इन दोनों कामों को इकट्ठे करने का एक नाम होता है, उसको कहते हैं डुअल पर्पस टेस्ट। डुअल पर्पस मतलब आपने एक ही रसीद देखी, उसमें कंट्रोल की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस भी देख ली और उसमें क्या देख लिया कि कोई मटेरियल में स्टेटमेंट है या नहीं। लेकिन आयजा ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा, उसने कहा इसका ये मतलब नहीं है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर बन गया या सब्सटेंटिव प्रोसीजर टेस्ट ऑफ कंट्रोल बन गया। और इसकी मिसाल मैं यूं समझाता हूं कि चिप्स और कोक, अपने चिप्स और कोक इकट्ठे अगर कंज्यूम किए हो, खिलाऊंगा इंशाल्लाह ताला, चिप्स और कोक इकट्ठे कंज्यूम किए हो तो ऐसा होता है फिर जब कंज्यूम कर लेते हैं तो उसके बाद कहें कि ये जो चिप्स है ना ये कोक है और कोक जो है वो चिप्स है अगर कुछ आप ज़रा एडवांस चले गए हैं, लेकिन ये थोड़ी एग्जांपल जो है वो समझ में आ रही है। मतलब कोक को कोक ही कहते हैं और चिप्स को चिप्स ही कहते हैं। तो बेशक ये डुअल पर्पस टेस्ट इकट्ठे कर लिया हो तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल ही रहता है और सब्सटेंटिव प्रोसीजर सब्सटेंटिव ही रहता है। कहने से मुराद ये, अगर पेपर में उसने पूछ लिया ना कि मुझे सब्सटेंटिव प्रोसीजर बताओ और आपने वो रटी रटाई लिस्ट छाप दी तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आपको सही कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, इस पर रिलाय करें। ये ऑथेंटिकेटेड है। किस तरह ऑथेंटिकेट किया है? किसी किताब से नहीं छापे लगाए, छापा ही लगाया है, लेकिन ओरिजिनल आइजाज से। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर ICAP की बुक में भी कोई गलती, और मैं आपको मिसालों से कोई भी बात विदाउट प्रूफ तो मैं इंशाल्लाह ताला करूंगा ही नहीं, मिसाल से बताऊंगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी ICAP की बुक में गलत है तो इसलिए हम गलत पढ़ाएंगे। पहली तो बात है इंतहाई फजूल सा लॉजिक है, पहली बात। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, आप तो गलत पढ़ाएंगे तो फिर आप अपनी बुक क्यों बना रहे हैं? फिर वही बुक से पढ़ाएं। तीसरा प्रॉब्लम, क्या ICAP जो सॉल्यूशन देता है उसमें भी वो वही गलत चीज़ लिखता है? सर, जो सॉल्यूशंस है ना वो फुल टाइम टीचर्स नहीं बना रहे होते। सॉल्यूशंस जो है ना वो प्रैक्टिशनर्स बना रहे होते हैं जिनका ईयर्स ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। सॉल्यूशन में वो चीज़ ठीक हो गई होती है। तो नो वन इज गोइंग टू टेक द ट्रबल टू सी, जो आपका पेपर चेकर है वो ये देखेगा कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट बुक में ठीक लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। सर समझ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो आपने सही कॉन्सेप्ट उधर डिलीवर करना है। अच्छा सर, इधर इसके बाद आपके पास आ जाता है ये नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया और इसके ऊपर हम काफ़ी टाइम इन्वेस्ट आगे भी करेंगे तो आपको मजीद क्लैरिटी आ जाएगी। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर के बाद क्या है? टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। जो टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर है, टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में कुछ प्रोसीजर्स आप ईयर एंड का इंतजार नहीं करते, कुछ प्रोसीजर पहले कर लेते हैं जिसको कहते हैं इंटरिम ऑडिट, और फिर उसके ऊपर सेपरेट ओपिनियन देते हैं, और फिर करते हैं फाइनल ऑडिट और उसके ऊपर सेपरेट ओपिनियन देते हैं। ये पहले आप लोग समझते थे, नहीं आप लोग नहीं ये समझते थे। कोई और पिछला बैच की बात कर रहा हूँ, पिछला बैच ऐसे शायद समझता था। इंटरिम ऑडिट, फाइनल ऑडिट, एक ही ऑडिट की दो फेजेज हैं। इंटरिम ऑडिट होता है पोस्ट ईयर एंड, फाइनल ऑडिट होता है प्री ईयर एंड। पता है आपको, इंटरिम ऑडिट होता है प्री ईयर एंड, मतलब ईयर एंड से पहले। फॉर एग्जांपल कॉन्फर्मेशन, अब कॉन्फर्मेशन का सवाल आ गया, उसने आपको किसी ने आके झंझोड़ के नहीं बताना कि ये प्री ईयर एंड टेस्टिंग हुई है। इसलिए मैं कहता हूं तारीखों जिस सवाल में आए ना तो दिमाग खोल लें,
ईयर एंड जो है ना उसको रेडार में रखा करें, ईयर एंड मार्क कर लिया करें जब भी सवाल पढ़ रहे हो। उसके बाद जो भी तारीख आती है उसको कंपेयर करें ईयर एंड से। उसकी हिकमतें आज मैं आपको बताता हूं। हिकमत नंबर 1, अगर ईयर एंड के बाद की कोई तारीख है तो वो एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा। सब्सिक्वेंट इवेंट्स, आयजा भी आपने कनेक्ट कर लिया माशाल्लाह। अगर बिफोर ईयर एंड की कोई तारीख है तो शायद टाइम ड्यूरिंग द ईयर की मतलब है, तो शायद कोई टाइम अपोर्शनमेंट रिक्वायर्ड हो, शायद कोई टाइम अपोर्शनमेंट रिक्वायर्ड हो। बिफोर द ईयर एंड की तारीख है ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से, तो प्रोसीजर कौन सा हुआ है? इंटरिम ऑडिट की फेज में। मतलब आपका क्लाइंट का ईयर एंड 31 दिसंबर था, आपने कॉन्फर्मेशन का बैलेंस जो कंफर्म किया वो 30 नवंबर का किया, जो बैलेंस कंफर्म किया वो 30 नवंबर का किया, तो ये क्या है? टेस्टिंग एट इंटरिम डेट। ओपिनियन वैसे आपने किस डेट का देना है? 30 नवंबर का ना, वही बैलेंस का। नहीं, ओपिनियन किस बैलेंसेस पे, किस तारीख पे देना है? 31 दिसंबर वाली तारीख पे। किन बैलेंसेस पे? 31 दिसंबर वाले बैलेंसेस पे। तो इसका मतलब है 30 नवंबर पे आपने कॉन्फर्मेशन भेज दी, लेकिन ये काफी नहीं होगा। क्या करें इसको काफी करने के लिए? सर जो 31 दिसंबर पे जो प्रोसीजर्स होंगे सर वो फाइनल ऑडिट नहीं है, उसके बाद वाले। हाँ सर, मंथली जो हमारे पास से वेरी गुड, वेरी गुड। बताएं बताएं बताएं। हर महीने हम जो एक कंपनी है वो हर महीने रिपोर्ट बनाती है ना, लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक्सीलेंट। तो हम क्या, वेरी गुड, एक्सीलेंट। आपने 30 नवंबर का बैलेंस कंफर्म कर लिया। 30 नवंबर से 31 दिसंबर के दरमियान में कोई, हाँ मेरी आज बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू वेरी मच। 30 नवंबर से 31 दिसंबर के दौरान में जो आपके पास मूवमेंट होगी उसका कुछ टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपने ना ओपिनियन देना 31 दिसंबर के बैलेंसेस पे। वो टेस्टिंग आप करेंगे कंट्रोल अकाउंट और बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, मतलब सेल्स डे बुक, कैश बुक में जो एंट्रीज उस दौरानिए में हुई हैं उनको बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से, सोर्स डॉक्यूमेंट से मैच कर लें जो दिसंबर के महीने में ट्रांजैक्शंस हुई हैं। तो आपको 30 नवंबर तक का तो बैलेंस थर्ड पार्टी से कंफर्म हो गया, बाकी को आपने इस तरह कंफर्म कर लिया। नहीं समझ आ रही बात? नहीं समझ आई? दोबारा बताता हूँ। देखें, आपके पास ईयर एंड है 31 दिसंबर 2021, ठीक है। अब 30 नवंबर 2021 पे ना आप, क्योंकि क्लाइंट ने ना वक्ता डाला हुआ था, क्लाइंट ने कहा भाई हमें ना रिपोर्ट 20 जनवरी तक मिल जानी चाहिए। किस 20 जनवरी 21 तक? 20 जनवरी 22, साल ख़त्म हो जाएगा ना। अब आपने इसका हल क्या निकाला? टाइम प्रेशर की वजह से इंटरिम ऑडिट एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं। आपने कहा भाई मैं बजाय साल का वेट करूँगा, फिर ये वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल होंगी, फिर मुझे बैलेंस कस्टमर का फाइनल पता लगेगा, फिर मैं उसको भेजूंगा, तो फिर तो 20 जनवरी वाली तारीख मैं नहीं मीट कर सकता। मैं क्या करता हूँ, मैं इस तारीख पे ही बैलेंस कंफर्म कर लेता हूँ। लेकिन मैंने ओपिनियन सर इस पे एक्सप्रेस करना है ना, तो इस दौरानिए में, ये दौरानिया कितने दिनों पे मुहित है? 31 दिन। दिसंबर में 31 दिन है ना। 31 दिनों में जो सेल्स होंगी, जो रिसिट्स आएंगी, यही आपके रिसीवेबल के बैलेंस को में तब्दीलियां लाएंगी ना। उनको बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, सोर्स डॉक्यूमेंट से मैच कर लें। नहीं समझ आ रही? अगर ये नहीं रेहान क्लियर हुए, सच सच बताएं, जान नहीं छुड़ाएं। क्लियर? ये आ रहा है पेपर में, क्योंकि अब आप लोगों को लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, ये वही वाली बात है, पेपर में कोई नहीं याद रहनी। लिख लें, कहीं पे लिख लें पेपर, ये इसके साथ लिखें, पेपर में याद नहीं रहनी। क्यों? क्योंकि आपने डेट्स का ये कंपैरिजन जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, आपने इसको किस टाइप ऑफ क्वेश्चन से करेंगे? किस टाइप? तारीखें
एक जो हिंट है, बड़ा अच्छा इन्होंने सवाल किया कि भाई फिर अगर नहीं याद रहना तो बताएं ना किस तरह याद रखना है। पहली चीज़ तारीखें, कि अगर बिफोर द ईयर एंड प्रोसीजर हुआ वह इंटरिम। अच्छा, एक और आपको बताया जा रहा है टाइम प्रेशर है, लिमिटेड टाइम है आफ्टर द ईयर एंड इंटरिम ऑडिट। आपको बताया जा रहा है क्लाइंट के पास जो डेटा स्टोरेज कैपेसिटी है ना, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन, सबका भला हो रहा है, डेटा स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड है। ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज, आप इमेजिन कर सकते हैं कितना ज़्यादा डाटा इनके पास होता है। तो ये क्या सारा डाटा स्टोर करके पूरे साल का इनके लिए सिक्योर करना ही मुश्किल है, इतनी डाटा स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। तो इनको आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड पुराना डाटा फारिग करना पड़ता है। तो इसका मतलब है अगर पुराना डाटा फारिग हो जाएगा और वो मेरे ऑडिट पीरियड में आ रहा है, मेरा ऑडिट पीरियड आप सर एग्री करते हैं 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं ऑडिट करने नवंबर में जाऊं और मैं कहूं मैंने सैंपल सिलेक्ट करना है और मुझे मार्च की ट्रांजैक्शंस देखनी है, वो कहें नहीं, अब वो नहीं देख सकेंगे, अब नहीं हो सकता। क्यों? वो हमारे पास डाटा ही नहीं है। तो जहां पर डाटा स्टोरेज के इश्यूज होते हैं ना, तो इवन के क्वार्टरली रिव्यू स्टार्ट हो जाते हैं, अर्ली आप फिर इंटरिम ऑडिट करना शुरू कर देते हैं। फिजिकल इन्वेंटरी भी क्योंकि लास्ट डे पे सारी कमी हो सकती है, तो वो भी पहले, वो भी बिफोर ईयर एंड, फिक्स्ड एसेट्स की फिजिकल वेरिफिकेशन बिफोर ईयर एंड हो सकती है, इवन कैश काउंट बिफोर ईयर एंड हो सकता है। पहले भी होगा तो वो इंटरिम होगा। ईयर एंड से पहले जो है ना वो इंटरिम है, ठीक है। अच्छा, आप जो एनालिटिकल प्रोसीजर्स होते हैं फाइनलाइजेशन फेज में, वो एज इंटरिम ऑडिट प्रोसीजर हंजला कर सकते हैं। जो एनालिटिकल प्रोसीजर्स होते हैं ये असेस करने के लिए कि क्या एफएस सेंस बना रही हैं, आर दे कंसिस्टेंट विद द ऑडिटर्स नॉलेज ऑफ द बिजनेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, क्या वो प्रोसीजर्स इंटरिम ऑडिट में किए जा सकते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंथली की बन रही होती है, कोई चीज आगे जाके उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूट हो रही है, मेरे ख्याल में होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि हो सकता है, हो सकते हैं सर, हो क्योंकि सकता है। एनालिसिस वगैरह तभी करेंगे अगर हमारे पास, ताकि पता तो चले एंड तक कि क्या होना चाहिए, थोड़ा सा पता। ठीक हो गया। सर जो एनालिटिकल प्रोसीजर्स है उसमें ये है कि 11 मंथ्स के डेटा और 12 मंथ्स पे प्रोरेट करें, फोरकास्ट से हो। ठीक हो गया। उमेर गुस्से से देख रहे हैं उमेर। बोलें बोलें खोल के बोलें, ये सारे इधर, वरना जो ऑनलाइन वाले हैं वो कहेंगे बस यही पढ़ाया था। सर एनालिटिकल प्रोसीजर्स फाइनलाइजेशन फेज वाले, तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल होंगी तो आप उनके ऊपर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ऑडिट परफॉर्म करेंगे ना। सर वो जो हमने पढ़ा था कि हमने 3 पढ़े थे, मेरे पे डाल रही है ना कि ये बेसिकली दिस इज अ सोफिस्टिकेटेड वे ऑफ सेइंग। सर वो जो हमने पढ़ा था मतलब जो आपने पढ़ाया था उसमें मिस 3 पढ़े थे ना। अच्छा चले 3 पढ़े थे, नहीं सॉरी, ऑप्शंस असल में मेरे पास लिमिटेड है। ऑनलाइन वालों को ना रिस्क नहीं लिया जा सकता, क्या उसको कहते हैं, अनब्लॉक, वो अनम्यूट करने का। मिस अगर इजाज़त हो तो ये एनालिटिकल प्रोसीजर्स के ऊपर कुछ मसला है, तो मैंने कहा बेसिक क्वेश्चन पूछ लूँ। एनालिटिकल प्रोसीजर ऑडिट की ना 3 फेजेस में मैं हेल्प कर देता हूँ, इस्तेमाल हो रहा होता है। क्या क्या पर्पसेस होते हैं तीनों फेजेस में एनालिटिकल प्रोसीजर्स के? अच्छा नहीं कोई इसमें ऐसी टेंशन मिस, मैं भी डरते डरते पूछ रहा हूँ, अगर नहीं पता तो कोई ऐसी वो नहीं बात है। इनको कौन सा पता है? ये मेरे से पढ़े हुए हैं। नहीं पता है, ऐसे भी नहीं ना। हाँ नहीं मजाक कर रहा हूँ, मजाक में देखिए दिल पे मैंने पहले वो 31 जुलाई वाली क्लास में मैंने क्या बात की थी, कोई भी बात दिल पे नहीं लेनी। मैं भी देखें कितना कुछ आप लोगों का सुन लेता हूँ। जी मिस मुनीबा, क्या मकसद होता है प्लानिंग फेज में? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर अभी थोड़ी देर पहले, कसम से अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे।
पढ़े थे आप लोग, तो आप लोग हैं ही एक्सप्रेशन लेस, मुझे समझ आ गई है। मैं ऐसे ही सारा सेशन पर उसमें वो बताया कि हाँ हाँ सर ऊंचा थोड़ा बोलें। अच्छा एक बात हो गई, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स अल्लाह का शुक्र है, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स अल्लाह का शुक्र है लिखे, ये लिखे हुए हैं। और इसका अशनास मकसद क्या होता है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर का? बल्कि यहाँ पे नहीं आ रहा। अच्छा आप कह रहे हैं डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वेरी गुड वेरी गुड, डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और फाइनलाइजेशन वाला तो आप लोगों ने बता दिए। और ये तीनों प्रोसीजर्स आपको पता है मैंडेटरी होते हैं, फिर करते हैं, वरना मैंडेटरी नहीं है। सब्सटेंटिव वाला मैंडेटरी नहीं है, बाकी जो प्लानिंग और फाइनल मिस इसरा तीनों फेजेस में जो पर्पस है, जो मकसद है, वो फ़र्क है। इस पे एग्रीड है ना? ये ना समझें कि मैं आपके उस सवाल की वजह से, मैं असल में समझना चाह रहा हूँ ये क्लियर है बात या नहीं, जान ना छुड़ाएं, सही सही बताएं। क्लियर है तो हाँ सर, प्लानिंग वाला तो प्लानिंग के, ये आपने खुद ही अपने सवाल का सर जवाब दे दिया, पकड़े गए हैं। प्लानिंग वाला तो प्लानिंग फेज में शुरू में होगा ना, और प्लानिंग अमूमन बिफोर द ईयर एंड ही स्टार्ट हो जाती है।